सुधांशु जी इंडी गठबंधन कहते हैं या भाजपा वाले सब इंडी गठबंधन कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे अगर इतना है तो INDIA बोल लो, ताकि आपके गठबंधन को भी कोई दूसरा नाम बोलने लगेंगे सब। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो मतलब ये कहाँ का ये शिष्टाचार हमको लगता है लाना चाहिए। तो देखिए सतीश जी ने अच्छा जवाब दिया। तो मैं कहना चाहूंगा जैसे उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस ना बोले, इंडिया बोले, तो कांग्रेस वाले भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को इंक बोलना शुरू कर दें। INDIA मैं तो बोल रहा हूं। इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने एक पुराने अलायंस UPA अलायंस के हालचाल पूछ लिए कि कहाँ है आजकल वो अलायंस। हम तो बीजेपी थे, भाजपा थे, आज भी बीजेपी और भाजपा है। और NDA हम 1998 से हैं। UPA तो सुनिए महोदय, इंडिया तो छोड़िए, ये UPA 2004 में बना था। अब UPA का हुआ क्या है ये नहीं पता चल रहा है। उसका तर्पण हो गया है या वो मानसून ऑफर में बह गया है या अंतिम संस्कार हो गया है, ये पता नहीं लग रहा है। तो वो एक अलग विषय है। कैसी लगी? यमुना सफाई के चर्चे हो रहे थे अमीश देवगन के डिबेट में। आइए देखते हैं। चलो अनुराग भदौरिया यमुना में आरती शुरू हो गई है, यमुना की सफाई शुरू हो गई है और बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक चोरी और चकारी कर रहे हैं। बात तो सही है। और सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आपका तो कोई मामला ही नहीं था, लेकिन ये टूटी का मामला क्यों आ जाता है बार बार? ये टोटी आपका पीछा नहीं छोड़ रही। अब ये टोटी को छोड़िए पीछे। वही तो आपसे कह रहा था। सबसे पहले कुलदीप जी को विधायक बनने की बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप जीत के आए हैं। और आपने जो बात कही उसको पूरा कर दें। आपने आधी कही है, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा। तुम झूठ को सच बोलो तो अखबार भी तुम्हारा, फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा, दरबार भी तुम्हारा। सुधांशु जी का वही हाल है। कौन है? अनुराग भदौरिया को कोई चुप नहीं करा सकता। वो हारेंगे तो भी उनके पास तर्क रहते हैं, हर चीज में अपना कारण निकाल के फुल कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं डिबेट में। अभी कह रहे थे बाहर का मौसम आया है, क्या बात है? आपने पता क्या चोरी किया है? जनता का सुख, चैन, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता सब चोरी कर लिया आपने। यमुना की सफाई शुरू हो गई, इसका मतलब आप काम होने नहीं दे रहे थे। ये क्या बात करते हैं यार? काम आपकी सरकार तो बनी नहीं। यमुना की सफाई हो रही है, आरती भी हो रही है। मुख्यमंत्री तो आरती जी है अभी, मुख्यमंत्री तो आरती जी है। इसके मतलब आप पहले काम होने नहीं दे रहे थे। प्रभु आपकी पोस्ट हो गई, वही मुख्यमंत्री आज है वो, और आज आरती उतारी जा रही है यमुना साहब। इसके मतलब आप जिम्मेदारी लीजिए, क्या विपक्ष को तंग करते हो? अनुराग भदौरिया ने भाजपा के ऊपर आरोप लगा दिया कि काम नहीं करने देते, विपक्ष को रोका जाता है। यमुना की सफाई के लिए जो लोग बाधा बनकर खड़े हुए थे, क्योंकि अब आज सरकार है परंतु वो नाम मात्र की निष्प्राण सरकार रह गई है, तो प्रतिरोध की शक्ति समाप्त हो गई। इसीलिए देखिए जब हम सत्ता में आते हैं, जहाँ लंबे समय सत्ता में रहे, तो आप देखिए साबरमती रिवर फ्रंट बना था कि नहीं? गुजरात एकमात्र राज्य था जहाँ भूजल का स्तर ऊपर गया। आपने देखा गंगा जमुना के संगम पर सफाई हुई कि नहीं? आज से 3 साल पहले। और आपके वहाँ से ज्यादा है, लखनऊ का नाम नहीं ले पा रहे। वाह सुधांशु जी, लखनऊ से आते हैं तो मेरी बात तो सुनिए साहब, लखनऊ के रिवर फ्रंट में, लखनऊ से आते, लखनऊ रिवर फ्रंट का नाम लेना भूल गए। वाह वाह वाह, इतना चश्मा पहन लिया कि अपने ही शहर को भूल गए। बोलने ही नहीं देते हो, अपने समय में सब बोल लेते हैं और दूसरे के समय में भी बोलने आ जाते हैं। अमीश जी हर चीज में बीच में बोलने लगते हैं, हर बात में बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। अब मैं बताना देखिए आपको जो लोग आम आदमी पार्टी को करना था, आपने टोटी का मामला ले आया बीच में, आप भी तो इनको बीच में ले आए। कुछ कहीं पर चोरी होता है, टोटी को बीच में ले आते नहीं लाए वो तो नहीं वो समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई वही टोटी चोरी की बात है जो अक्सर डिबेट में ला दी जाती है बीजेपी के द्वारा। और मजा कौन लेता है? न्यूज़ एंकर्स। इधर से लड़ाते हैं उधर से लड़ाते हैं इधर, और मस्त मजे लेते रहते हैं। अमीश देवगन के चेहरे में देखिए आप। कैसा होता है, कुछ चीजें किसी चीज की प्रतीक बन जाती है। तो जैसे टोटी किसी चीज की प्रतीक बन, जैसे लाल टोपी इनकी प्रतीक है समाजवादी पार्टी की, वैसे ही संयोग से जब कोई ऐसा विषय आता है तो टोटी भी प्रतीक बन गई है। तो मैंने नहीं कहा है, मेरे टीवी चैनल पे बैठने से पहले अमीश जी ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पे लिखी हुई थी, तो उसके लिए मुझे दोष देना उचित नहीं है। मुझे लगता है इन लोगों को इस विषय के ऊपर सफाई देनी चाहिए, तो यह बताना चाहिए कि किस। और आप एक और मजेदार बात देखिए, मतलब वो ठीक है, वो नितांत व्यक्तिगत बात है, मैं कि नहीं वो कहना चाहता। पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में बंगला अलॉट होता था, अब वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद समाप्त हो गया। मगर पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में लखनऊ में मुलायम सिंह जी को भी बंगला अलॉट था और अखिलेश जी को भी बंगला अलॉट था, और 2 बड़े मुख्यमंत्री स्तर के बंगले दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के रूप में अलॉट थे। अगर आप यही देख ले तो भी ये समझ में आता, अन्यथा दोनों तो एक ही बंगले में भी रह सकते थे, और वो बंगले काफी बड़े होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई छोटे होते हैं। इसलिए वो सारा विषय छोड़ें। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सत्ता में जाने के बाद जिस प्रकार की छटपटाहट आम आदमी पार्टी में दिखी है और जिस प्रकार के आरोप लगे हैं, इनसे भ्रष्टाचार की तथाकथित लड़ाई लड़ने का इनका जो स्वांग था वो पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है। आम आदमी पार्टी का चेहरा आज दिल्ली की जनता के सामने बेनकाब हो गया। जी, ये बड़ी अच्छी बात कही है। हाल ही में बीजेपी के स्पोक्सपर्सन जो अक्सर टीवी न्यूज़ डिबेट्स में छाए रहते हैं, सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने शुभंकर मिश्रा को अपना इंटरव्यू दिया। पॉडकास्ट उनके साथ एक हुआ, उसके कुछ क्लिप्स वायरल हो रहे हैं जो कि मीम्स बन रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि क्यों। राजनीति में युवा नेता कब तक रहते हैं? देखिए यदि आप विपक्षी दल में हैं, हाँ, तो आप 54-55 साल में युवा नेता रहते हैं, और 70 साल की बंगाल की बेटी हो सकती है, और 68-69 साल की दलित की बेटी हो सकती है,
और वैसे युवावस्था में हमारे यहाँ ये रहता है कि 35 साल तक युवा माने जाते हैं। युवा मोर्चा का पदाधिकारी बनना है तो 35 साल से कम उम्र होनी चाहिए, उसके आगे वो नहीं माने जाते। वो अपोजिशन वाले भी बेचारे बोल रहे होंगे कि मुझे क्यों तोड़ा, बिना नाम लिए भी सब कुछ कह दिया इन्होंने। कोई इन्हें चलता फिरता विकिपीडिया बोलता है तो कोई बोलता है मिस्टर गूगल। मिस्टर गूगल क्यों बोला जाता है उसके भी कई सारे उदाहरण आपको दिखाते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को कोट करता हूं जिसका नाम भारत से मतलब है ना हिंदू धर्म से। वो एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है जिसका नाम है फिट्ज़े कैपरा। फिट्ज़े कैपरा की बड़ी फेमस किताब है द ताओ ऑफ फिजिक्स, आप लोग जाके कभी पढ़ लीजिएगा। उसकी एक और किताब है द अनकॉमन विजडम। थ्योरेटिकल फिजिक्स के बहुत बड़े लोगों में से एक है और दुनिया में अभी तक साइंस की जो सबसे बड़ी खोज अभी तक 21वीं सदी में हुई है, सर्न लेबोरेटरी में 4 अप्रैल 2012 को जो हिग्स बोसॉन खोजा गया जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं, उसकी लॉबी में नृत्य करते हुए भगवान शिव की नटराज के रूप में मूर्ति लगी है। और सुनिए, फिट्ज़े कैपरा लिखता है कि नाउ द साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। अब बताइए, मैं विनम्रता से पूछता हूं, किसी दूसरे धर्म में बताइए कि उस धर्म को न मानने वाले व्यक्ति ने उस धर्म के भगवान के लिए यह शब्द बोला हो और वो भी साइंटिफिक किताब में बोला। एक और डिबेट दिखाते हैं आपको सुधांशु त्रिवेदी की, जहां वो आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन के साथ डिबेट पे थे। के अकाउंट में 2500 रुपया आ जाएगा, लेकिन क्योंकि दे नहीं पा रहे, नाच ना जा रहे, आंगन टेढ़ा कर पा नहीं रहे, तब जो है सो इधर उधर की बात करके मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। नाच ना आवे आंगन टेढ़, थोड़ा सा जवाब दीजिए, उसके बाद से मैं जाऊंगी अभय जी के पास जल्दी से। नाच तो ये नहीं रहे थे, मतलब जब सीएजी रिपोर्ट रखना आंगन में यानी विधानसभा में रखना आपका काम था, तो ना आप आंगन में आ रहे थे ना नाच रहे थे, और उसके बाद हमसे करें आंगन टेढ़ा, जबकि वो पूरा आंगन में तो भाषा आपके थे भैया। वो कौन सा टेढ़ा था, गोल आंगन था, मगर वो भी आपके समझ में नहीं। 2500 रुपया को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि नहीं किया था? आपके इस एतबार का एहतराम करता हूं कि मोदी जी पे जितना विश्वास आम आदमी पार्टी को दिखाई पड़ा है, अगर ईमानदारी से सरकार में रहते हुए इतना विश्वास कर लिया होता तो दुर्गत नहीं होने पाती जो आज आपकी दिखाई पड़ रही है। इधर उधर की बात देना चाहता हूं, नहीं, इधर उधर की बात नहीं। फैक्ट ऐसे होते हैं। अब जैसे ठीक है, एक बात बताएं, ये बताइए, आपने दिल्ली में कहा था ग्रंथी पुजारी योजना पंजाब में लागू होगी? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, नहीं, वो चुनाव खत्म। 2022 के गुजरात चुनाव में उन्होंने कहा कि नोट पे गणेश लक्ष्मी जी होंगे, उसके बाद सन्नाटा हो जाता है। जिस तरीके से ये अपने फैक्ट्स को पेश करते हैं वो देख के तो यही लगता है कि इन्हें सब कुछ रटा हुआ है। सवाल खड़े करने वालों की कमी नहीं है। ऐसे में गंगा मैया के पानी पर सवाल खड़े करते हुए डिबेट्स भी हो रहे हैं। अच्छा, इस पानी में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, उसमें मलमूत्र की नालियां छोड़ी जा रही हैं, उसमें चमड़े की कंपनियों के चमड़ा युक्त पानी छोड़ा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने सवाल खड़े किए हैं गंगा नदी के पानी पर। अब भाजपा की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी का जवाब सुनते हैं। 45 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, तो 1% लोगों को तो बीमार होना चाहिए था, तो 45 लाख लोग तो बीमार होने चाहिए थे ना भाटी जी। अगर 45 लाख लोग बीमार हो गए होते या हॉस्पिटलाइज हो गए होते तो इस देश में हाहाकार मच जाता। ये इस बात का प्रमाण है कि गंदगी वहां के पानी में नहीं है। मां गंगा का पानी निर्मल अविरल है, गंदगी आप लोगों के दिमाग में भरी। कुछ ऐसे ही जवाब की उम्मीद की गई थी इनसे। कुंभ का टोटल फिगर था 65 करोड़। 65 करोड़ की जनसंख्या ने डुबकी लगाई है। अगर उसका 1% 65 लाख भी अगर बीमार पड़ते तो भी हाहाकार मच जाता, न्यूज में फैल जाता। तो उसी तर्क को गंदे पानी पर उठ रहे सवाल के खिलाफ बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया सुधांशु त्रिवेदी ने। कुंभ पे एक डिबेट हो रही थी जहाँ पे फिर अनुराग भदौरिया आ गए हैं और वो अपना मजाक खुद ही उड़वाते हैं, ये तो आपको भी पता है। तो देखते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी ने उनका मजाक कैसे उड़ाया और उन्होंने अपना मजाक खुद कैसे उड़वाया। की हम कुंभ में जाते थे, सुधांशु जी से बोलूंगा अभी फोटो आप भी दिखाइए, हम भी दिखाएंगे। ये कब पहली बार कुंभ गए थे, फोटो आप भी दिखाएं। अरे फोटो खिंचाने के लिए कैमरा ऑन होते ही, मोबाइल का कैमरा ऑन होते ही आप भक्ति भाव में आ जाते हैं। हमने पूरी श्रद्धा के साथ मेरी फोटो देख लीजिए, मैं चैलेंज करता हूं, जितनी श्रद्धा के साथ मैं पैदल चल के मैंने संगम में स्नान किया है, क्या सुधांशु जी ने जिस तरह के वस्त्र हमने धारण किए हैं, पूजा की, क्या सुधांशु जी ने किया? ये वीआईपी कल्चर वस्त्र किसी तरह से हाथ जोड़ के फोटो खिंचा के आ गए। हम पूरे 30 किलोमीटर घूमे, अपने पत्रकारों से पूछ लीजिए, 30 किलोमीटर तक घुमा रात के 10 बजे तक। बताना चाह रहे हैं कि वो ज्यादा सनातनी है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से कुंभ में स्नान करके आए। फोटो मांग रहे हैं, इस देश में फोटो की बात कह रहे हैं तो मैं आपके लाखों दर्शकों से कह रहा हूं ये, और देखिए कौन अपना अहंकार दिखा रहा है कि मैंने 30 किलोमीटर यात्रा की, मैं एक अखाड़े में गया, ये मैं बकरी करे ताते काल सवाए रहीमन वे नर क्या कहे जे मैं करते जाएं। खुद ही हंस पड़ते हो अपने इंसल्ट बचाने के लिए। ये दिखाई पड़ता है अहम मान्यता का भाव। जहां तक फोटो की बात है तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, कोई भी दर्शक जाके चेक कर सकता है। मैं 18 जनवरी को गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ, मेरी फोटो वीडियो सब अवेलेबल है। 2013 में भी, मुझे जनवरी की डेट नहीं याद है, उस समय हमारे उत्तर प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और अन्य लोग थे, उनके साथ भी वो अवेलेबल है। उससे पहले के जमाने में मोबाइल में कैमरा नहीं होता था। ऐसी इंसल्ट होती रहती इनकी, लेकिन ये हर समय आते रहते हैं और इंसल्ट कराते रहते हैं। यहाँ तक कि अमीश देवगन भी अनुराग भदौरिया को नहीं छोड़ते हैं। उनकी लगातार हार के बाद जो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस फिर भी मौजूद है उसकी तारीफ करते हैं।
देखिए ये जो अनुराग गुदरिया है ये कई बार हार चुके हैं, मतलब खुद भी हार चुके हैं, पार्टी भी इनकी कई बार हार चुकी है। इनसे हारने के ऊपर एक लेसन जरूर लीजिएगा। इनको बताइए ना, आप देखिए 4-5 चुनाव लगातार हारे आप तो, लेकिन उसके बाद भी कितनी मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं, कितना कॉन्फिडेंट आप रहते हैं। यकीन मानिए जो बच्चा छठी से लगातार 8वीं तक आ रहा है और उसके बाद भी बोले 10वीं पास करके दिखाऊंगा, मतलब ये आपका सम्मान है तो रहने दो। अरे हारेगा जीतेगा वो जो टिकट से लड़ेगा। छोड़ के जा रहे हैं ये डिबेट छोड़ के। छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य का वर्णन किया जाता है तो जो उसमें छंद बोला गया है वो शिवाजी के राजकवि कविराज भूषण का है। अब वो जिस लय में गाया जाता है कि इंद्र जिमि जम्भ पर बाणव सुवम पर रावण सदम पर रघुकुल राज है, पवन बारी वहा पर शंभुरत नहा पर जो सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है, दावा दुर्मदंड पर सीता मृग झुंड पर भूषण बेतुंड पर जैसे मृगराज है, और कान्हे जिमि कंस पर तेज तम अंश पर त्यो म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। और इससे सुंदर राष्ट्रवाद की प्रेरणा कहीं देखने को मिलेगी क्या? अब आपको एक डिबेट का एक हिस्सा दिखाते हैं जहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी समझा रहे हैं परिवारवाद में फ़र्क, पूंजी और पूंजीवाद में फ़र्क। और देखिए कैसे सामने विवेक श्रीवास्तव जी का मुंह कैसे बना हुआ है, अपनी पार्टी का उदाहरण देके समझा रहे हैं। देखिए परिवार और परिवारवाद में वही अंतर है जो पूंजी और पूंजीवाद में। जैसे पूंजी की आवश्यकता हर व्यक्ति को है जीवन में, कोई नहीं कह सकता मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार जीवन यापन के लिए पैसे की जरूरत है, तो पूंजी की सबको जरूरत है। पूंजीवाद ये है कि सारी पूंजी मेरे हाथ में होनी चाहिए। तो कोई पार्टी के किसी नेता का परिवार का सदस्य पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन कर सकता या बीजेपी नहीं ज्वाइन कर सकता, ये प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। परिवारवाद ये है कि पार्टी का नेतृत्व मेरे बाद मेरे हाथ में रहेगा। जैसे रूबिका जी आपके परिवार का कोई सदस्य, ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें पत्रकारिता में नहीं आएगा या न्यूज 18 चैनल नहीं ज्वाइन करेगा। ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद ये है कि आप कहेंगे जिस दिन मैं इस प्रोग्राम की एंकरिंग छोड़ूंगी मेरे परिवार का ही कोई व्यक्ति इसका एंकर बनेगा, ये मेरी पसंद है। और वो मैं उदाहरण और स्पष्ट करना चाहता हूं। रूबिका जी एक लाइन और कह दूं, रूबिका जी एक लाइन और कह दूं तब विवेक जी जवाब दे देंगे। यहाँ पैनल में बैठे किसी व्यक्ति पूछूं 2047 में भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा, कोई नहीं बता सकता। परंतु कांग्रेस में दावे के साथ कहा जा सकता है कि नेतृत्व केवल गांधी परिवार के हाथ में रहेगा। सपा यदि पार्टी रही तो नेतृत्व अखिलेश जी के परिवार के ही हाथ में रहेगा। राजद यदि पार्टी रही 2047 तक तो नेतृत्व लालू यादव जी के हाथ में। यह है परिवार और परिवारवाद का अंतर, इसलिए इसमें स्पष्ट रूप से जानकारी होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी को लेकर कैसे नाम को लेकर राजनीति की गई उसका पूरा विवरण समझा रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। जब ये आरोप लगा था कि आतिशी जी का नाम आतिशी मारलेना है और वो क्रिश्चियन है, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मेरे माता पिताजी दोनों ही वामपंथी विचारों के थे, वो मार्क्स और लेनिन दोनों से बहुत प्रभावित थे, तो उन्होंने मारलेना मेरा नाम मार्क्स और लेनिन के आधार के ऊपर मिलाकर रखा था। वैसे मेरा जो सरनेम था पिताजी का सिंह था और मैं छत्री हूँ। अब समझिए नई राजनीति के प्रवर्तक लोगों की जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें एलानिया अपनी जात बतानी पड़ी आकर लगा गए, और उनके आने के बाद भी आज भी हमारे भारतीय भाई बहन हथकड़ियों और बेड़ियों में भेजे जा रहे हैं। और सर चाहिए क्या औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। जवाब देना चाहता हूँ, ये तो इलीगल इमिग्रेंट्स थे आपके जमाने में जो भारतीय है तो अपने लोग। पूरी बात होने दीजिए। आपके जमाने में जो लोग लीगल जाते थे उनको हथकड़ी लगाई जाती थी। सुप्रिया सिन्हा और सुधांशु त्रिवेदी की टक्कर होती है तो अंत में एक जन बोलता रहता है और एक जन शांत हो जाता है, और आपको भी पता है कि कौन शांत हो जाता है। सुप्रिया सिन्हा को शांत कराना मतलब एक बहुत ही मुश्किल काम है, जिसमें अक्सर सुधांशु त्रिवेदी सक्षम हो जाते हैं क्योंकि उनके फैक्ट्स ऐसे रहते हैं कि सामने से फिर कुछ रिप्लाई आ ही नहीं पाता। बोलिए माय नेम इज खान फिल्म क्यों बनी थी? चुन चुन के एक भारतीय के पूरे कपड़े उतरवाए जाते थे और चेकिंग की जाती थी, और डॉक्टर कलाम की फिस्टिंग हुई थी और सरकार चू नहीं बोली थी। पार्लियामेंट में हमने मुद्दा उठाया तब पार्लियामेंट से प्रस्ताव पारित हुआ था। आप तो लीगल जाने वालों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए थे और यहाँ अवैध के पक्ष में आप बात करने का प्रयास। इस डिबेट में देखिए कैसे सुधांशु त्रिवेदी बता रहे हैं कि अनुराग भदौरिया बिना सोचे समझे बिना ध्यान दिए कुछ भी बोल देते। देखिए अनुराग भदौरिया जी लगता है कि डिबेट में आप बैठते हैं तो आपका ध्यान कहीं और रहता है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो लोग भ्रष्टाचार के आरोपी थे और जो कोर्ट से सजा हुए उन सब ने यही आरोप लगाया था। अच्छा, और आपको ये भी नहीं ध्यान रहता कि मैंने जो बोला उसके बारे में कुछ तो जानकारी होनी चाहिए। आप राजनीति के, आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ये बताइए लालू प्रसाद यादव जेल गए किसकी सरकार थी? हमारी सरकार थी। अरे 1997 में जेल गए थे, जनता दल की सरकार थी, कांग्रेस के समर्थन थे। कुछ भी आके हम बोल देंगे। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए थे, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। आप बताइए मुलायम सिंह मायावती दोनों पे जब आरोप लगा है तो सपा बसपा के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चल रही थी। अरे भाई क्या बोलना चाहते हैं आप? अरे उनकी सरकार में वो लोग जेल गए जिनको समर्थन दे रहे थे और सरकार जांच कराने को तैयार नहीं थी। उसके बाद वो कोर्ट गए, कोर्ट से जांच हुई और जांच के बाद वो सजा याफ्ता हुए और आज तक चुनाव नहीं लड़ पा रहे लालू यादव जी। अरे भदौरिया थोड़ी कॉमन सेंस की बात कर लगाना होगा नहीं है अनुराग मुस्कान। और आपके रहते हुए सुन लीजिए, आपके रहते हुए सुधांशु भाई को आने की जरूरत नहीं है। बहुत जरूरत है। सुधांशु भाई से अरे ये सब सुरेंद्र राजपूत ने अनुराग मुस्कान पे अटैक करके गड़बड़ कर दी। ये अच्छा, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की ये बड़ी भारी स्टाइल है कि सीधे प्रवक्ता पर चला दो तीर अपना, सीधे एंकर पर चला दो तीर अपना प्रवक्ता की बजाय। अरे
फिर हमारा एंकर नहीं, जब जिस आदमी को ये नहीं पता कि गंगा का पानी आचमन के योग्य नहीं है, वो आज की डेट जिस आदमी को ये नहीं पता कि 45 करोड़ लोग उसी गंगा में डुबकी लगाने आएंगे, उससे मैं क्या बात करूं सर? ये बढ़िया था गुरु। अब आपकी बात का जवाब मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से ले लेता हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी को जरूरत नहीं है। नहीं आप तय मत करिए किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है। आप तो ये तय कीजिए कि राहुल जी की जरूरत देवेंद्र यादव जी की न्याय यात्रा के दौरान है कि नहीं है, प्रियंका जी की है नहीं, आप वो तय कीजिए। आप मेरी डिबेट में किसकी जरूरत है किसकी जरूरत नहीं है वो तय मत कीजिए। अच्छा अब आप काफी बोल लिए सर, और बढ़िया आपने हर रंग दिखा दिया। दोनों एक दूसरे की छुराई करने में लगे हुए। अब सुधांशु त्रिवेदी आने वाले हैं, अब वो आएंगे और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत पे कहर ढाएंगे कि अरे भाई आप कह रहे हैं योगी जी आएंगे और प्रचंड जीत की संभावना हो जाएगी। मैं उनकी बात का थोड़ा संशोधन करता हूं। नहीं, योगी जी आएंगे उससे पहले राहुल जी आएंगे तो हमारी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। समझ गया मैं। और फिर जब प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, योगी जी और अन्य बड़े नेता राजनाथ जी वगैरह आएंगे तो वह संभावना प्रचंड जीत में बदल जाएगी। क्योंकि यह भी एक प्रामाणिक स्थापित सत्य है कि जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी वहां राहुल गांधी जी न्यूनतम गए प्रचार करने के लिए, और जहां बहुत ज्यादा उन्होंने बाएं चढ़ा दी वहां मामला निपट गया। से आसमां तक मैं हूं, दूसरा कोई ना, उसका चारों खाने चिर। संस्कृत का नाम लेके सुधांशु त्रिवेदी को न्योता दे दिया सुरेंद्र राजपूत ने। तो इतना सा अंतर था। अगर आप इतने अंतर को नहीं समझ सकते हैं तो आप, हमें मालूम है आप अंग्रेजी भी संस्कृत में पढ़ते हैं। तो गया बेटे। उसके बाद देखिए संस्कृत की बात हुई तो फिर उन्होंने चाइना को खींच लाया। पर मुझे लगा शायद आपको हिंदी भी चाइनीज में समझ में आती है। अब ये खिसियानी हंसी से कुछ नहीं होने वाला, तथ्यात्मक बात है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तालमेल जो बनाना चाहिए था, जो लोकसभा में बना था, चाहे सीटें ना आई हो, नहीं बना, और इसकी वजह से हमारे अलायंस को भी और सभी को एक तरीके से सुधांशु त्रिवेदी तालमेल दोनों बहुत बढ़िया चल रहे हैं। इनके एनालिसिस के बाद अब सुनिए सुधांशु त्रिवेदी जी के एनालिसिस। नहीं, ये तालमेल में घालमेल ज्यादा है, और इनकी स्थिति ये है कि जैसे अभी देखिए विवेक जी ने कहा अपने राज्य केरल में लड़ रहे हैं ये एक दूसरे से, अब ये यहाँ पे आम आदमी पार्टी और एक दूसरे से लड़े। अभी आप देखिए समाजवादी पार्टी ने इनका साथ दिया, कांग्रेस की वहां उनकी सरकार गिराने में लगी हुई है, उसके बाद भी कहते हैं इंडिया अलायंस एक साथ है। तो भाई इसलिए आपके ऊपर तो वो पंक्ति लागू होती है विवेक जी, इंडिया अलायंस के ऊपर इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है कुछ पता ही नहीं, और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, मगर आईना कम वक्त झूठ बोलता ही नहीं। ये बात भी सही है कि आज की डेट में अगर कोई सबसे कंफ्यूजिंग गठबंधन कोई है तो वो है इंडिया गठबंधन। कौन किसका दोस्त है, कौन किससे भिड़ रहा है, कुछ समझ नहीं आता। आम आदमी पार्टी के नेता अभी भी पीछे नहीं हटे हैं, वो भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ अभी बीजेपी को काम करना सिखा रहे हैं। बिजली दो, जल्दी से बिजली व्यवस्था ठीक करो, 2500 रुपया महिलाओं को दो, 500 रुपए का सिलेंडर दो, यमुना पे क्या करोगे जनता को बताओ। खुद ऐसे सिखा रहे हैं जैसे कि सब कुछ करके बैठे हैं आम आदमी पार्टी वाले। है ना, लोगों का काम करो, लोगों ने काम करने के लिए चुना आपको, इधर की बात करने के लिए चुना, 27 साल के बाद चुना। पिछली बार आपकी सरकार बनी थी, विपक्ष तैयारी कर रही है, मतलब महज ऐसे विपक्ष में नहीं बैठ जाएगी। हम देश को मॉडल बनाएंगे, हम पूरे देश को दिखाएंगे कि विपक्ष कैसे होता है। ये वार्म अप है। विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष कैसे काम करना चाहिए, इसका भी एक मॉडल पेश करेंगे देश के सामने। विपक्ष में बैठ के एक मॉडल सेट करेंगे, देश को एक मिसाल देंगे। ऐसे ही करके आप लोग 22 पर आ गए सड़सठ से, ठीक है। अब ये विपक्ष वाला जब तक करके ना दिखा दे, ना वादे मत कीजिए, अभी रुक जाइए, आपको जनता ने देखा है, पहले रुक जाइए, पहले कर लीजिए। अब इस बार केजरीवाल जी अभी भी बहुत पॉपुलर है, अभी आप पहले कर लीजिए। कुल मिलाकर रूबिका लियाकत कहना चाह रही हैं कि अभी ज्यादा बात मत करो, अभी शांत बैठो, पहले करके दिखाओ। ये कमल का बटन बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है, और झाड़ू घर की लक्ष्मी मानी जाती है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी तैयार बैठे थे इनको जवाब देने के लिए। शायद पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प ही कमल है, और वो खतरनाक है। और मैं बताना चाहता हूँ ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल क्यों माना गया, आपको पता है? भगवान बुद्ध कमल पे विराजते थे। आपने मणि पद्म हुम ये मंत्र होता है, अगर पढ़ाओ। भगवान महावीर के बारे में जैसे ही वो उत्पन्न हुए, जब वो चले तो कमल खिलते चले गए। और हम सब यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, सब चाहते हैं पढ़ाई लिखाई में आगे हो, तो माँ सरस्वती की कृपा रहे, और फिर उसके बाद समृद्धि भी रहे, तो माँ लक्ष्मी की भी कृपा रहे। माँ सरस्वती भी कमल पर ही विराजती हैं, और माँ लक्ष्मी भी कमल पर ही विराजती हैं। जितना कमल खिला रहेगा उतना ही देश का विकास आगे उठता रहेगा। सुधांशु त्रिवेदी सामने वाले की बोलती बंद कराने में माहिर है। इंडिया टीवी की ये डिबेट देखिए जहाँ पे संजय सिंह, आम आदमी पार्टी वाले संजय सिंह पंगा ले रहे हैं फिर से एक बार सुधांशु त्रिवेदी के साथ, और फिर रिटर्न में बहुत ही तगड़ा जवाब खाने वाले। आप वो लोग हैं
जिन्होंने अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पार्टी के साथ समझौता करने का काम किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने आपके लोग। अभी बता दे भाई, अभी बता दे, अभी तूने मिली किया ना, अभी बता दे। तो उन्होंने कहा अफजल गुरु को समर्थन, हाँ, मगर आपकी तो मुख्यमंत्री के माताजी पिताजी दोनों अफजल गुरु की क्षमा याचना में रिटर्न में लिखे हुए हैं, लिखित प्रमाण है आतिशी जी के माता पिता का, उसका जवाब दीजिए। और शायद यही कारण तो नहीं था संजय जी कि जब सीएम बनाना था तो मनीष सिसोदिया जी नहीं, गोपाल राय जी नहीं, सौरभ भारद्वाज जी नहीं, संजय सिंह जी नहीं, वही जिसने अफजल गुरु के पक्ष में लिखा था वही होना चाहिए। फिर एक बार संजय सिंह को फंसा दिया इन्होंने। एक और सुधांशु त्रिवेदी की क्लिप आपको दिखाते हैं जहाँ पे सुप्रिया श्रीनेत के साथ वो बैठे थे और बात हो रही थी अग्निवीर की। अग्निवीर का इतना बड़ा मुद्दा है, सेना के लोग शहीदों की मां कह रही है भेदभाव मत करिए। अच्छा, हमें लगता था कि शायद बजट में इसका ऐलान होगा कि हम इसको खत्म करेंगे। देख तू, अग्निवीर इंडियन आर्मी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, उसका बजट एलोकेशन से क्या लेना देना है भाई? जो कह रहे हैं बजट में विड्रॉ करते, ठीक है। इंडियन आर्मी ने डिसीजन लिया है अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस का और कह रहे हैं बजट में विड्रॉ होना चाहिए। अब इसके लिए कौन सी बुद्धि कहा जाए? हम एक है तो महिला सम्मान सेफ है, हम एक है तो हमारे लिए जो है सो सीसीटीवी कैमरे सेफ है, हमारा बिजली पानी सेफ है। जहाँ तक सेफ की बात है ऋतुराज जी, अरे पूरे देश ने देखा है कि आपकी महिला सांसद आपके मुख्यमंत्री आवास में सेफ नहीं है, उसकी पिटाई हो गई। आपका चीफ सेक्रेटरी 2018 में भारत के इतिहास का इकलौता उदाहरण की मुख्यमंत्री आवास में चीफ सेक्रेटरी की पिटाई हो गई। और मजे की बात समझिए, और दोनों ही जगहों में जब सीसीटीवी मांगे गए तो ये सीसीटीवी पे दावा करने वाली पार्टी की पोल वो खुल गई। तो इनके लिए तो वही वाली लाइन लागू होती है कि यदा यदा महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचन तदरी केजरीवाल से वचन भयम लात भूषा नाम कमर मध्य चटकना मुखभंजनम। सुधांशु त्रिवेदी को बस एक मौका मिल जाए, बस लात घुसे कमर मध्य चटकनम कर देते हैं। वचन भयम लात भूषा नाम कमर मध्य चटकना मुखभंजनम। देखिए कैसे अंजना कश्यप के साथ बैठे थे सुधांशु त्रिवेदी और संजय सिंह आम आदमी पार्टी वाले, और सुधांशु त्रिवेदी ने संस्कृत श्लोक के जरिए बताया कि आम आदमी पार्टी का रवैया कैसा रहता। छोड़िए, आपकी पार्टी की सांसद गई थी उसी घर में और उन्होंने सिर्फ अपॉइंटमेंट मांगा था, तो आप लोगों ने उनके साथ क्या बर्ताव किया था? स्वाति मालीवाल की बात कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल के साथ कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचत तदरी केजरीवाल से वचनद्वयम लात भूषा नाम कमर मध्य चटकना मुखभंजनम। लात घूसा नाम कमर मध्य चटकनाम। भ्रष्टाचार पे संजय सिंह का कहना है कि भ्रष्टाचार हमको मत सिखाओ, भाजपा तो इस बारे में ना ही बोले तो ठीक है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। वाटर घोटाले के घोटालेबाज, ठीक है, जवाब दे दीजिए। आपके साथ माइनिंग घोटाले के घोटालेबाज, आपके साथ नारदा शारदा स्कैम के घोटालेबाज आपके साथ। अब सुधांशु त्रिवेदी की बारी आने वाली है, सब तैयार हो जाइए सीट बेल्ट पहन के। सुधांशु त्रिवेदी अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मुझे लगता है संजय सिंह जी वरिष्ठ नेता होकर कैसे अपने इंडी गठबंधन के सहयोगियों को भ्रष्ट बताने में लगे हैं। वैसे संजय जी, ओसामा बिन लादेन का आपने जिक्र किया, ओसामा को जी कहने वालों के साथ तो आप खड़े थे, याद है ना? भारत के एक नेता दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस के नेता ओसामा जी बोले थे कि नहीं, जिनके साथ गले मिलकर आप दिल्ली का चुनाव लड़े थे। तो जब आप लोग ये कहते हैं कि वो अहिंसा पे भाषण दे रहे, आप तो उनके साथ खड़े थे जो ओसामा को जी बोले थे, हाफिज को साहब बोले थे, जाकिर नायक को शांति का मसीहा बोले थे और इशरत जहां को बेटी बोले थे, और आप कहते हैं कि लगता है कि ओसामा अहिंसा का भाषण दे रहा। महोदय, ओसामा बिन लादेन का नाम लेके खुद ही फंस गए। नाना प्रकार के घोटालों में आबद्ध, शराब का घोटाला, हवाला का घोटाला, शिक्षा वाले मामले में तो छोड़िए, स्वास्थ्य के मामले में घोटाला, अरे साहब माफिया से बात करने का घोटाला, अभी बात सामने आई, आपके एक विधायक महोदय आए हैं। इतने विविधतापूर्ण आरोप आप लोगों के ऊपर लगते हैं कि मेरे ख्याल से लोग चकरा जाते होंगे कि नई राजनीति में कितना गजब। और जब ये कहते हैं कि इनके मुंह से, संजय जी, जब आज आपकी पार्टी कहती है गालीबाज पार्टी, तो मुझे याद आता है सारे नेता बेईमान हैं। ये किसने कहा था? राजनीति में आने से पहले आपके लोगों ने। सारी संसद चोर है, सारी कांग्रेस बेईमान है। शरद पवार जी जैसा बेईमान व्यक्ति, उनके वर्ड है, मेरे नहीं है। कैसे ये व्यक्ति सत्ता में रह सकता, इसे जेल में होना चाहिए। चौथा वाला, लाओ मुझे बनाओ सरकार दो, तो अभी सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को डालकर ईडी में बुलाओ और देखो देखो भी पटापट कबूलेंगे। यही होता है यू टर्न मारने का नतीजा। सामने वाला आईना क्यों ना दिखाए।